बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब सही से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जिसका नाम है जी कम्प्लेक्सिटी क्लासेस। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। फ़र्ज़ करें आपको दो टास्क दिए जाते हैं। पहला टास्क ये है कि क्लास के 10 स्टूडेंट के मार्क्स जो है उनको आपने अरेंज करना है, और दूसरा टास्क ये है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स को अरेंज करना है। तो आपके ख्याल में कौन सा टास्क जो है वो मुश्किल होगा? जाहिर सी बात है, दूसरा जो टास्क है वो आपके लिए मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बेटा, कंप्यूटर साइंस में भी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत आसान होती हैं और कुछ बहुत मुश्किल। कुछ प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर चंद सेकंड में सॉल्व कर लेता है, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसी वजह से कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रॉब्लम को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इन कैटेगरी को कम्प्लेक्सिटी क्लासेस कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम पी कैटेगरी और एनपी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो दो रह जाएंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको देखेंगे, और प्रोग्रामर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेटा, ये टॉपिक शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग सकता है, मतलब थ्योरी टाइप लग सकता है, लेकिन फ्यूचर में जब आप एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। इसलिए आज डेफिनेशन को रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट, चलें स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का लेक्चर। तो बेटा, अब हम आज के लेक्चर में पहले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, यानी कम्प्लेक्सिटी क्लासेस। ये कम्प्लेक्सिटी क्लासेस क्या होती हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर साइंस में जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होता कि आंसर मिल गया है या नहीं। हम ये भी देखते हैं कि आंसर हासिल करने में कितना वक्त लगा, कितनी प्रोसेसिंग पावर यूज़ हुई, और कंप्यूटर को कितनी मेहनत करनी पड़ी। इसी कॉन्सेप्ट को कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। स्टूडेंट, फ़र्ज करें मैं आपको कैलकुलेटर पर 5 जमा 5 सॉल्व करने को दूँ तो आप फ़ौरन आंसर बता देंगे। लेकिन अगर मैं आपको हज़ारों नंबर्स का कैलकुलेशंस दे दूँ तो जाहिर है ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी और रिक्वायर्ड एफर्ट चेंज हो जाएगी। कंप्यूटर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ प्रॉब्लम्स इतनी सिंपल होती हैं कि कंप्यूटर उन्हें बहुत जल्द सॉल्व कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिनका सोल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। इन ग्रुप्स को कम्प्लेक्सिटी क्लासेस कहा जाता है। अच्छा बेटा, अगर आप यहाँ पे स्लाइड पे देखें तो लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सॉल्वेबिलिटी एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम। तो बेटा, इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि हम प्रॉब्लम को दो चीज़ों की बेस पर क्लासीफाई करते हैं। पहली बात, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं, और दूसरी बात, अगर सॉल्व हो सकती है तो उसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। यही दो फैक्टर किसी प्रॉब्लम की कैटेगरी डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट को एक ही असाइनमेंट दी जाती है, एक स्टूडेंट 10 मिनट में कंप्लीट कर देता है और दूसरा जो स्टूडेंट है वो 3 घंटे लेता है। तो दोनों ने असाइनमेंट सॉल्व कर ली है, लेकिन एफिशिएंसी डिफरेंट है। तो कंप्यूटर साइंस में भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो बेटा, कम्प्लेक्सिटी क्लासेस का मेन पर्पज़ ये है कि प्रोग्रामर को पहले ही आइडिया हो जाए कि प्रॉब्लम कितनी डिफ़िकल्ट होगी और उस प्रॉब्लम के लिए किस टाइप का एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए। आज के लेक्चर में हम स्पेशली सिर्फ दो क्लासेस को डिस्कस करेंगे, क्लास पी और क्लास एनपी। ये दोनों कंप्यूटर साइंस की बहुत फेमस कम्प्लेक्सिटी क्लासेस हैं, और इन दोनों को समझना फ्यूचर एल्गोरिदम के टॉपिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज के लेक्चर में सिर्फ रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझें। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर आप पी और एनपी का डिफरेंस कभी नहीं भूलेंगे। तो बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कम्प्लेक्सिटी क्लासेस क्या होती हैं। क्लियर है जी? तो चलें बेटा, चलते हैं जी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। तो बेटा, अब हम कम्प्लेक्सिटी क्लासेस की सबसे पहली कैटेगरी की तरफ आते हैं, जिसका नाम है जी क्लास पी।
स्क्रीन पर क्लास पी की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। सबसे पहले ये समझें कि पी का मतलब क्या होता है। यहाँ पी से मुराद पॉलिनोमियल टाइम है। अभी आपको पॉलिनोमियल की मैथमेटिकली डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें। क्लास पी में वो प्रॉब्लम आती हैं जिन्हें कंप्यूटर एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है, यानी प्रॉब्लम चाहे थोड़ी बड़ी हो जाए, कंप्यूटर फिर भी उसे रीजनेबल टाइम में सॉल्व कर लेता है। तो बेटा यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझें कि जब कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम इजी है, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, बल्कि उनका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को एफिशिएंट सॉल्व कर लेता है। इसीलिए क्लास पी को एफिशिएंटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लिखा भी हुआ है, क्लास पी रेफर टू कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी को रेफर करता है ऑफ प्रॉब्लम की दैट कैन बी सॉल्व, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं एफिशिएंटली, अच्छे अंदाज में, बाय कंप्यूटर की मदद से। क्लियर है? पहले मैंने आपको जो है वो एग्जांपल्स के जरिए से डेफिनेशन को समझाया है। अब मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी थी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, वो मैंने आपको पढ़ दी। इन सिंपल टर्म्स, अगर आसान लफ्ज़ों में कहें, देयर आर प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स देयर अ कंप्यूटर कैन फाइंड अ सोल्यूशन, जिनका सोल्यूशन जो है वो कंप्यूटर जल्दी फाइंड कर ले, क्विकली जल्दी कर ले। इवन हत्ता के एज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम ग्रो, कि अगर उस प्रॉब्लम का जो साइज है वो बढ़ भी जाए। क्लियर है जी? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बयान करना चाहूँ तो इसका मतलब है कि इनपुट साइज बढ़ने के साथ प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ेगा, लेकिन कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगा। फर्ज करें आज आप 1000 रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहे हैं, कल आप 1,00,000 रिकॉर्ड को प्रोसेस करना है, तो टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि सिस्टम अनयूजेबल हो जाए। इसीलिए पॉलिनोमियल एल्गोरिदम प्रैक्टिकल माना जाता है। तो बेटा एग्जाम के लिए जस्ट एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हैं कि क्लास पी कंटेन्स प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली इन पॉलिनोमियल टाइम। मतलब क्लास पी से मुराद है ऐसी प्रॉब्लम जो पॉलिनोमियल टाइम में एफिशिएंटली सॉल्व हो जाए। तो बेटा अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। तो बेटा यहाँ पर सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ नंबर, इसकी एग्जांपल दी हुई है। जरा कि सपोज करो यू हैव दी फॉलोइंग लिस्ट, आपके पास ये लिस्ट थी। दी गोल इज़ टू अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, आपका जो गोल है, आपका जो मकसद है वो ये है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखें, मतलब 1 2 3 4 5 की फॉर्म में लिखें। द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट, जो टाइम लगेगा इसको सॉर्ट करने में, दी लिस्ट को एट मैनेजेबल रेट एज दी लिस्ट साइज इंक्रीज, मतलब अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूँ, यहाँ पे भी 5 नंबर है, मैं यहाँ पे 10 नंबर कर दूँ, तो मतलब सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इतना ज़्यादा नहीं लगेगा कि उसको हम सॉल्व ही ना कर पाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल गोइंग फ्रॉम 5 नंबर्स टू 10 नंबर्स विल इंक्रीज द टाइम बट इट रिमेन्स विद इन अ रीजनेबल लिमिट, कि हम रीजनेबल लिमिट के दौरान ही उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट जब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट प्रोडक्ट को लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस तक अरेंज करती है, वहाँ भी सॉर्टिंग यूज़ हो रही होती है। जब एग्जाम रिजल्ट मेरिट ऑर्डर में डिस्प्ले होता है, वहाँ पर भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ हो रहा होता है। तो बेटा रोज़ाना ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं क्लास पी प्रॉब्लम यूज़ कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। इसीलिए क्लास पी कंप्यूटर साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कैटेगरी में से भी एक है। तो बेटा अगर कोई प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व हो सकती है और उसके लिए प्रैक्टिकल एल्गोरिथम मौजूद है, तो वो क्लास पी में आती है। क्लियर है जी? तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट क्लास की तरफ। अब हम कम्प्लेक्सिटी क्लासेस की दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ आते हैं, जिसका नाम है जी क्लास एनपी। ये टॉपिक बेटा आपको शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं जी। डेफिनेशन के मुताबिक क्लास एनपी उन प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आती है जहां अगर किसी प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाए तो कंप्यूटर उस सलूशन को क्विकली वेरीफाई कर सकता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास एनपी रेफर टू अ कैटेगरी, ऐसे कैटेगरी को रेफर करता है ऑफ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की फॉर विच, जिसको इफ अ सॉल्यूशन इज गिवन, कि आप उसको एक सॉल्यूशन दें, इट कैन बी चेक्ड, वो उसको चेक करेगा क्विकली बाय अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से, तो कंप्यूटर उसे जल्दी से वेरीफाई कर सकता है।
लेकिन सोल्यूशन खुद ढूंढना मुश्किल हो सकता है। दीज प्रॉब्लम्स दे आर वेरीफाइंग प्रपोज्ड सोल्यूशन इज इजी, बट फाइंडिंग दैट सोल्यूशन माइट बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो बेटा यहाँ पर दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है जी फाइंडिंग और दूसरा है वेरीफाइंग। फाइंडिंग का मतलब है सोल्यूशन को ढूंढना, जबकि वेरीफाई का मतलब है सोल्यूशन को चेक करना। तो बेटा क्लास एनपी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये इन्हीं दो वर्ड्स पर बेस्ड है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि मैं क्लास में एक सवाल पूछूं कि जी क्लास का सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट कौन है। अगर पूरी क्लास का रिकॉर्ड देखना पड़े तो आंसर ढूंढने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अगर मैं आपको नाम बता दूं और कहूं कि चेक करो कि क्या जी अली जो है वो टॉप स्टूडेंट में से है, तो वेरिफिकेशन बहुत आसान हो जाती है। अब सिर्फ मार्क्स कंपेयर करेंगे और फौरन आंसर मिल जाएगा। तो बेटा इसी तरह क्लास एनपी की प्रॉब्लम्स में आंसर ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आंसर मिल जाए तो उसे वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसी वजह से एनपी प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो बेटा एग्जाम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि क्लास एनपी कंटेन्स प्रॉब्लम्स whose solution can be verified efficiently। ये लाइन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। इसका मतलब है कि क्लास एनपी उस प्रॉब्लम में आती है, उस प्रॉब्लम को कहते हैं जो कि सॉल्यूशन को जल्दी से वेरीफाई कर लेता है, अच्छे अंदाज में वेरीफाई कर लेता है। उम्मीद है कि आपको क्लास एनपी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो बेटा चलते हैं जी इसकी एग्जाम्पल की तरफ। इसकी एग्जाम्पल आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है सुडोको पजल। सुडोको दुनिया की सबसे फेमस लॉजिक पजल में से एक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या मोबाइल में सुडोको को देखा होगा। सुडोको में एक 9 मल्टीप्लाई बाय 9 का एक जो है वो ग्रिड मौजूद होता है, और रूल ये होता है कि हर रो में 1 से 9 तक तमाम डिजिट्स सिर्फ एक दफ़ा आनी चाहिए। इसी तरह हर कॉलम और हर 3 बाय 3 बॉक्स में भी कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब सोचें, अगर मैं आपको एक खाली स्कूटो पजल दूँ तो क्या आप फ़ौरन आंसर दे देंगे? बिल्कुल नहीं। आपको सोचना पड़ेगा, डिफरेंट पॉसिबिलिटी ट्राई करनी पड़ेगी। कई दफ़ा आप गलत अटैम्प्ट भी करेंगे और पजल सॉल्व करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन देखें। फ़र्ज़ करें मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व्ड सुडोको दे देता हूँ। अब आपका काम सिर्फ इतना ही है कि चेक करना कि क्या जो सोल्यूशन मिला है वो गलत है या सही है। आप रोज को चेक करेंगे, कॉलम्स को चेक करेंगे और 3 बाय 3 बॉक्स को चेक करेंगे। अगर हर जगह रूल्स फॉलो हो रहे होंगे तो सोल्यूशन करेक्ट होगा। तो बेटा यहाँ पर नोटिस करें कि सोल्यूशन को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन सोल्यूशन को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, और यही क्लास एनपी का असल कॉन्सेप्ट है। इसलिए सुडोको पजल को एनपी प्रॉब्लम्स की एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो बेटा यहाँ पर देखें, इस गेम की जो है ना आपके सामने कुछ इस तरह से होती है। अब देखें ये 3 बाय 3 का एक बॉक्स है, यहाँ टोटल जो है वो 9 बॉक्स, आपके पास 9 नंबर होने चाहिए, लेकिन इस कॉलम में जो नंबर मौजूद है वो दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये रो जो है इसमें नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस पूरे बॉक्स में 3 बाय 3 का जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर भी आपके जस्ट जो है वो 9 नंबर्स में से ही नंबर्स आने चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे 1 है, अब 2 कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पे हम नहीं लगा सकते 2। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसके सामने यहाँ 2 मौजूद है। यहाँ पर भी हम 2 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इधर भी 2 मौजूद है। तो 2 हमारा कहाँ पर आएगा? 2 हमारा यहाँ पर आएगा। क्लियर है जी? तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 2 3। अब रह गया 4। तो 4 हम यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 4 इधर भी मौजूद है और 4 इस रो में, इस कॉलम में भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हम 4 जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लियर है जी? अब बाकी क्या रह गया जी? 4 भी आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, अब 8 रह गया। तो अब यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। अब देखिए हमने पूरे 9 डिजिट्स इस बॉक्स के अंदर ऐड कर दिए हैं, लेकिन पूरी रो के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। हमने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। क्लियर है जी? जस्ट लाइक अगर इसमें पूरे कॉलम की बात करूँ तो इस पूरी कॉलम के अंदर भी आपने 9 डिजिट ही लेने हैं। तो अब यहाँ पे 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 नहीं है।
तो मतलब मैं यहाँ पर 5 लगाऊँ या यहाँ पर 5 लगाऊँ, ये मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें क्या चीज़ रहती है, 8 रहता है। अब 8 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, हमें इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब इसको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि जी 5, ठीक है जी। तो अब मैं जैसे ही 5 लगाऊंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा, वो गेम मुझे इसका बता देगी कि ये जो मैंने 5 लिखा है वो सही है या गलत है। मतलब नंबर को ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा आसान। तो ये हमारे पास क्लास एनपी की एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसकी गेम भी मौजूद है, आप जाके जो है वो गेम को ट्राई कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो बेटा एनपी प्रॉब्लम्स इसी वजह से प्रैक्टिकल वर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो बेटा अगर आपको क्लास पी और एनपी क्लास के दरमियान डिफरेंस याद रखना है तो सिर्फ एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हैं, वो ये है कि क्लास पी में सोल्यूशन एफिशिएंटली ढूंढ भी सकते हैं, जबकि क्लास एनपी में सोल्यूशन वेरीफाई करना आसान होता है, लेकिन सोल्यूशन को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये लाइन आपके कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखेगी। तो स्टूडेंट आज हमने कम्प्लेक्सिटी क्लासेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर क्लास पी और क्लास एनपी को डिटेल में समझा। अब हम आखिरी स्लाइड पर इसका पूरा ओवरव्यू एक दफ़ा दोबारा से डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो बेटा सबसे पहले हमने कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट को समझा। कम्प्लेक्सिटी का सिंपल मतलब ये है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट, यानी कंप्यूटर को कितना टाइम और कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो बेटा कंप्यूटर साइंस में सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होता कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं, बल्कि ये देखना भी ज़रूरी होता है कि उसे सॉल्व करने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर चंद सेकंड में सॉल्व करता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रॉब्लम्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और इन कैटेगरीज को कम्प्लेक्सिटी क्लासेस कहा जाता है। यानी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी हमें यह बताती है कि कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है या नहीं है और उसे सॉल्व करने के लिए कितनी कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होंगी। तो स्टूडेंट उसके बाद हमने क्लास पी को पढ़ा। ये क्लास पी जो है वो कम्प्लेक्सिटी क्लासेस की सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। क्लास पी में वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो एफिशिएंटली सॉल्व हो सकती हैं, मतलब जिनको जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्लास एनपी क्या होती है जी, मतलब इसमें प्रॉब्लम को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, और साथ हमने उसकी जो है एग्जाम्पल को अच्छे अंदाज में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स अब आखिरी सवाल ये है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा कम्प्लेक्सिटी क्लासेस को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका सिंपल जवाब ये है कि कम्प्लेक्सिटी क्लासेस प्रोग्रामर और कंप्यूटर साइंटिस्ट को ये समझाने में मदद करते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस टाइप का एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए। और अगर प्रॉब्लम क्लास बी में हो तो एफिशिएंट एल्गोरिदम को यूज़ करके एग्जैक्ट सॉल्यूशन हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो फिर अल्टरनेट अप्रोच को भी यूज़ किया जा सकता है। यानी कम्प्लेक्सिटी क्लासेस डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं। ये हमें बताती हैं कि कौन सी प्रॉब्लम प्रैक्टिकली है और कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होती है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने कम्प्लेक्सिटी क्लासेस को डिस्कस किया, उसकी दो टाइप्स को पढ़ा। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, कोई लाइन, तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।